हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू एंथ्रोपोलॉजी फॉर ईपीएससी। और आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं डाउन सिंड्रोम के बारे में। स्टार्ट करने से पहले एक बार सिलेबस पर नज़र डाल लेते हैं। एंथ्रोपोलॉजी पेपर 1 के सब टॉपिक 9.4 में हमें क्रोमोजोम्स एंड क्रोमोजोमल एब्रेशंस करना था, जिसके तहत हमने 6 क्रोमोजोमल एब्रेशन और ऑटोजोमल एब्रेशन करना था। और एक एक करके हमने सारे सिंड्रोम्स भी देख लिए। अगर आपने लास्ट 3-4 लेक्चर नहीं देखे तो ज़रूर देख लीजिए। और आज हम डाउन सिंड्रोम कवर करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये महाशय जो है, इनका नाम है जॉन लैंगडन डाउन। इन्होंने 1866 में एक्सप्लेन किया था कि डाउन सिंड्रोम के जो मरीज होते हैं उनके क्या सिम्टम्स होते हैं और उनकी लाइफ कैसी होती है, हेल्थ कैसी होती है। ठीक है, तो बेसिकली डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। वो क्यों होता है? ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम की वजह से। ट्राइसोमी मतलब क्या होता है? 3 कॉपीज़ हमारे अंदर प्रेजेंट हो किसी एक क्रोमोसोम के, उसे हम ट्राइसोमी कहते हैं। ठीक है, अभी 3 कॉपीज़ कैसे प्रेजेंट हो सकती है ये आपको बताना है। तो इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे डायग्राम से। देखिए, 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आप जितना डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे मार्क्स उतने ज़्यादा मिलने के चांसेस है आपके। तो बेसिकली क्या होता है, जो हमारे जर्म सेल्स होते हैं वो जब डिवाइड होकर स्पर्म्स और एग्स बनते हैं, यहाँ एग दिखाया गया, यहाँ स्पर्म दिखाया गया, तो क्या होना चाहिए हमारे अंदर बेसिकली 23 करके 2 आइडेंटिकल पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अभी इनको अलग अलग एग सेल में और अलग अलग स्पर्म सेल में जाना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश अगर एक ही एक सेल में कोई 2 क्रोमोसोम का कॉपी चला जाए और दूसरे वाले में उसका कोई भी कॉपी ना जाए, जैसे 21st क्रोमोसोम की यहाँ बात हो रही है, और फिर वो जब आगे रिप्रोड्यूस करे तो ऐसा केस बन सकता है कि किसी एक क्रोमोसोम का 3 कॉपी बच्चे में आ जाए। ठीक है, सारे क्रोमोसोम के साथ ऐसा नहीं होगा, कोई जनरली 1 या 2 क्रोमोसोम के साथ ऐसा होता है। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गया नॉन डिसजंक्शन का। ठीक है, आप क्लियरली इस वर्ड को याद रखेंगे, नॉन डिसजंक्शन ऑफ 21st क्रोमोसोम। ठीक है, कब? ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस या फिर oogenesis। ठीक है, इस वर्ड को आप जरूर लिखेंगे और इस डायग्राम को बना दें। तो अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की। सिम्टम्स को बेसिकली 2 पार्ट में हम पढ़ेंगे, ए को फिजिकल फीचर्स और बी हम पढ़ेंगे जनरल फीचर। तो चलिए देख लेते हैं फिजिकल फीचर्स में हम क्या क्या देख रहे हैं। फिजिकल फीचर्स में हम देख रहे हैं फेस एंड हेड, पाम और फुट के बारे में। ठीक है, तो फेस एंड हेड में देख लेते हैं। देखिए, एपिकेंथिक फोल्ड्स होता है इनके आँखों के अंदर। हमने लास्ट लेक्चर में भी एपिकेंथिक फोल्ड देखा था, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। हमारी जो आँखें होती हैं हम, और उसके ऊपर जो हमारे आईलिड्स होते हैं, उसका जो स्किन होता है वो अगर आकर ऐसे आँख को कॉर्नर में कवर कर ले ऊपर से, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एपिकेंथिक फोल्ड। इस वाले स्किन फोल्ड को जो हमारे कॉर्नर ऑफ आइज़ को कवर कर लेता है। सेकेंड फीचर होता है ब्रश फील्ड स्पॉट्स ऑन आइरिस। ठीक है, यहाँ देखिए आप वाइट स्पॉट्स है आइरिस पे, जो कि मतलब बाहर वाला कलर्ड पार्ट होता है, सेंटर वाले पार्ट को छोड़कर उस पर। देखिए, आपको ये डायग्राम जो है बेसिक बना कर आना है। आपके समझने के लिए हमने इतने सारे पिक्चर्स के थ्रू आपको समझाया है। ठीक है, एग्जाम में आपको बस ये पॉइंट्स लिखने हैं और एक रफ सा डायग्राम बनाना है। कोई भी एग्जाम में बहुत एग्जैक्ट फिगर नहीं बना सकता है, और बनाने की कोशिश भी मत कीजिएगा, आपके क्वेश्चंस छूट जाएंगे। फिर बच्चे का जो फेस होता है या पेशेंट का जो फेस होता है वो राउंड होता है। ठीक है, और इनको एटलेंटो एक्सियल इंस्टेबिलिटी होती है। एटलेंटो एक्सियल इंस्टेबिलिटी क्या होती है मैं बताता हूँ। एक्सिस देखिए, इसे हम C1 वर्टेब्रा कहते हैं, और एटलस जो है इसे हम C2 वर्टेब्रा कहते हैं। अभी ये हमारे नेक को जो है वो स्टेबल रखता है, लेकिन ये अकेला जो है स्टेबल नहीं रह सकता है, इसको मसल्स की ज़रूरत पड़ती है, टेंडन्स, लिगामेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो डाउन सिंड्रोम के जो बच्चे होते हैं उनका शरीर बहुत वीक होता है, उनका मसल्स बहुत वीक होता है, इसकी वजह से वो इस हड्डी को सपोर्ट नहीं कर पाते हैं और गर्दन जो इधर उधर लचकते रहता है, इसकी वजह से नर्व्स में भी प्रॉब्लम आती है कई बार। ठीक है, नेक्स्ट है अबंडेंट नेक स्किन। नेक स्किन इनका मोटा होता है, मसल टोन उतना मजबूत ना हो। प्रोट्रूडिंग टंग देखा जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं टंग जो है वो बाहर निकला हुआ है बेबी का, तो बड़ों में भी टंग जो है वो थोड़ा बड़ा ही देखा जाता है। मोंगोलॉइड फीचर्स होते हैं आँखों के नीचे, जैसे आँख आपने देखे होंगे कि नीचे से एक फोल्ड अलग से रहता है मोंगोलॉइड लोगों का, तो वो एक मोंगोलॉइड फीचर है। फिर हाइपरटेलोरिज्म होता है, मतलब दोनों आँखों के बीच का गैप अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अधिक है। और ब्रॉड हेड होता है, मतलब हेड जो होता है वो थोड़ा चौड़ा होता है। वहीं अगर हम हथेली की बात करें तो हथेली में जो लिटिल फिंगर है और जो 4th फिंगर है उसके बीच का
गैप ज़्यादा होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से होता है, इसे हम क्लाइनोडैक्टिलिटी कहते हैं। और एक सिंगल सिमियन क्रीज भी देखा जाता है, मतलब कि एक गहरा सा क्रीज होता है हाथों के बीचों बीच। अब वही अगर हम फुट की बात करें तो अंगूठे और पहली उंगली के बीच में एक वाइड गैप देखा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं जनरल फीचर्स। जनरल फीचर्स हमने ऊपर फिजिकल फीचर्स देख लिए, अब जनरल फीचर्स में क्या है कि बच्चा जो होता है फ्लैसिड होता है। फ्लैसिड का मतलब कमज़ोर और वीक होता है, और हाइपोटोनिया उसको उसके अंदर देखा जाता है, या फिर लो मसल टोन जिसे हम कहते हैं। अब मसल टोन कम होने की वजह से आप देखिए बच्चा कैसे झूल रहा है, वो अपने गर्दन को कंट्रोल नहीं कर पाता है। यही था एटलो एक्सियल जो हमने ऊपर देखा था, इंस्टेबिलिटी, एटलांटो एक्सियल इंस्टेबिलिटी, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि बच्चा उतना रोता नहीं है, ठीक है। जब वो छोटा होता है जनरली टेंडेंसी होती है बच्चों की ज़ोर ज़ोर से रोने की, लेकिन उनके जो रोने की टेंडेंसी है वो कम होती है क्योंकि वो कमज़ोर होते हैं बहुत, और स्टेचर जो होता है उनका छोटा होता है। जो एडल्ट्स होते हैं उनकी हाइट 4 फीट से अधिक नहीं होती। आप यहाँ पे देख सकते हैं एडल्ट की हाइट जो है वो बच्चे के हाइट जितनी ही लग रही है। अब नेक्स्ट पार्ट है हेल्थ एंड एक्सपेक्टेंसी की। तो अगर हेल्थ उनका देखा जाए तो उतना अच्छा नहीं होता है, कुछ ना कुछ बीमारी उनको ज़रूर रहती है। लो बीपी की शिकायत हमेशा रहती है, बर्थ के समय ज़्यादा रहती है। इम्यूनिटी कम होता है जिसकी वजह से उनको तरह तरह की बीमारियाँ होती है। जन्म से ही उनके हार्ट में जो है कुछ ना कुछ डिफॉर्मिटी रहती है, और इसी कारण से 50% जो डाउन सिंड्रोम के बच्चे होते हैं वो मर जाते हैं, ठीक है, विदिन 1 ईयर अपने जन्म के, ठीक है। कुछ ना कुछ उनको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन या फिर हार्ट का प्रॉब्लम हो जाता है, हार्ट फेलियर वगैरह हो जाता है। वहीं अगर हम इंटेलिजेंस लेवल की बात करें तो मेंटल रिटार्डेशन कॉमनली देखा जाता है। आईक्यू लेवल भी उनका एडल्ट्स जो नॉर्मल एडल्ट्स होते हैं उनसे आधा या 1/4 ही होता है, ठीक है। अभी कितने फ्रीक्वेंसी होती है ऐसे बच्चों की, तो देखिए फॉरेन में तो बहुत अधिक है, 700 से 1000 जो जन्म होता है उसमें से एक बच्चा जो होता है वो डाउन सिंड्रोम से ग्रसित होता है। इंडिया में इसकी फ्रीक्वेंसी जो है थोड़ी कम है, ठीक है। डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो सबसे पहला डायग्नोसिस तो सिम्टम्स देखकर ही हो जाता है कि जो जो डाउन सिंड्रोम के सिम्टम्स अगर वो मौजूद हैं तो हम पहचान सकते हैं कि इस व्यक्ति को डाउन सिंड्रोम है। सेकेंड, अगर वो अडल्ट हो गया है तो हम उसका कार्योटाइप एनालिसिस करेंगे, और उसमें साफ साफ दिख जाएगा कि 21st क्रोमोसोम जो है उनके 3 कॉपीज़ है। और आपको भी इस तरह का सिंपल डायग्राम ही बनाकर दिखाना है। और अगर बच्चा गर्भ में है उसी समय चेक करना है, तो फिर हम एमनियोटिक फ्लूइड को टेस्ट करते हैं, या फिर कोरियोनिक विलाई से हम सैंपल लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह के सैम्पलिंग प्रोसेस को भी हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा था, लेकिन आपको उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इतना भी बेसिकली बता देंगे तो आपको 10 मार्क्स में अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, डाउन सिंड्रोम क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।